हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आपका भी परीक्षा 2024 में है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों यह गद्यांश जो आपका आता है परीक्षा बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर का आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश 6 नंबर का आता है। ठीक है, और आपको इस प्रकार एक गद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार एक गद्यांश दे दिया जाएगा और गद्यांश पर 3 आधारित प्रश्न दे दिया जाएगा। ठीक है, और इन्हीं तीनों प्रश्नों को आपको हल करना होता है सिर्फ इसी गद्यांश को पढ़कर। ठीक है, इसी गद्यांश को पढ़कर आप इन सभी तीनों प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। ठीक है, और ये जो प्रत्येक प्रश्न होगा 2-2 नंबर का होगा, जो कि आपके ये 6 नंबर का गद्यांश आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार गद्यांश को एक बार एकदम धैर्य बनाकर पढ़ लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, पर ऐसे लोगों का साथ डांट सहारा रहता है। हमने अपने से यहाँ पर डांट दे चुका हूँ, क्योंकि ये अभी और आगे है गद्यांश। ठीक है, लेकिन आपको इसमें देख सकते हैं जो ये प्रश्न कह रहा है कि उपरयुक्त गद्यांश, जो ऊपर दिए गए ये गद्यांश है, इसी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। एकदम ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप संदर्भ कभी भी नहीं भूलेंगे। मात्र कुछ ही सेकेंडों में आप इसका संदर्भ को लिख डालेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं 2 नंबर में क्या प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश को आपको व्याख्या करना है। जिस ये शब्द पर आपको रेखांकित कर दिया है, जिस शब्द पर रेखा कर दिया है, नीचे एक अंडरलाइन कर दिया है, उसको आपको व्याख्या करना है। तो आपको अंडरलाइन यहाँ तक किया गया है, यही तक आपको व्याख्या करना है, इसलिए नीचे मैंने डॉट ये कर दिया हूँ। 2-3 लाइन और था, नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कि हमें किन लोगों का सहारा नहीं करना चाहिए। इन सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर आप मात्र एक बार गद्यांश ऐसे तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ, मात्र ऐसी तरीके से पढ़ा दूंगा कि इन तीनों गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का आंसर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है इस गद्यांश का। तो संदर्भ में सबसे पहले 2 से 3 बात आपको याद होनी चाहिए, जरूरी है। जब आप ये संदर्भ को पढ़ लिए तो आपको पता चल गया होगा कि इस संदर्भ किस चैप्टर से लिया गया है, जो चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम क्या है, और उस चैप्टर को लिखने वाले राइटर कौन से है, लेखक कौन से है। ठीक है, तो आपको और यही आपको ध्यान देना है। और ये गद्य से है, ये जो गद्यांश है तो गद्य खंड, यही आपको 3 बातें याद रखना है। तो कैसे संदर्भ लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो ये आपको हेडिंग कैसे डालना है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख लेना है, ये सभी तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी के, और डाट देकर लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हूँ कि हम लोग कच्ची और डाट देकर सबसे अंतिम पद लिख देते हैं रहता है। सबसे अंतिम वर्ड लिख देते हैं जो कि रहता है। ठीक है, यहाँ पर रहता है। इस प्रकार आपको हेडिंग डाल देना है। ठीक है, जैसे आप डालेंगे और आपको सबसे पहले प्रश्न में अ नंबर है तो यहाँ पर मैंने अ लिख दिया हूँ, और संदर्भ लिखने की बात आई तो संदर्भ हेडिंग डाल दिया हूँ। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ये गद्यांश का है इसीलिए यहाँ पर गद्यांश लिखा गया। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जब आप इतना लिख लेंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो गया। इतना लिख लिए तो आपको 2 नंबर क्लियर। और इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम याद रखना है और इस राइटर का नाम लिखना है, ठीक है। यही आपको याद रखना है 2। जब आपको 2 राइटर और चैप्टर का नाम याद रहेगा तो आप संदर्भ लिख लेंगे और 2 नंबर चुटकियों में पा सकते हैं। तो कैसे संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का जो चैप्टर का नाम है वो मित्रता है, ठीक है। और ये इसको लिखने वाले जो राइटर है वो कौन से है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। इसी को इसमें संदर्भ लिख दिया गया है। तो जो पहला प्रश्न है इसका तो आप उत्तर दीजिए कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका आप संदर्भ लिख लिए, ठीक है। अब 2 नंबर में प्रश्न में आता है 1 नंबर में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी इस सभी लाइनों में रेखांकित कर दिया है। इसी लाइनिंग जो रेखांकित किया गया इसी वर्ड का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। व्याख्या का मतलब ये हुआ कि आपको ये संक्षेप में लिख दिया गया है, इसको संक्षेप में लिख दिया गया है और इसको आपको विस्तार रूप में लिखना है। आपको विस्तार रूप में लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। ये संक्षेप में लिखा गया है और आपको दिमाग लगाकर इसी को विस्तार रूप में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है। अब ये 1 नंबर लिख रहा हूँ तो और 1 नंबर है तो सबसे पहले 1 लिखकर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको परीक्षा में हेडिंग डाल लेना है। जब आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे। जब ये पढ़ेंगे तभी व्याख्या इसका कर पाएंगे, तो ठीक है। तो ये आप कैसे व्याख्या करेंगे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, उसी रूप में हम लोग ढल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि, ये सब लिखा जाता है। ये सबसे पहले आपको लिखा जाता है कि कवि का कहना है। पद्यांश में कवि लिखते हैं और ये गद्यांश है तो लेखक लिखेंगे कि लेखक जी का कहना है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति का समान है, तो उसी पर यहाँ पर लिखा गया है कि थोड़ा अच्छा लगे कि लेखक जी का कहना है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि जिसे चाहे जो स्वरूप दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता। इसका मतलब ये समझ लीजिए एक बार, कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है। हम लोग जो है कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, हम लोगों को कच्ची मिट्टी से हम लोगों की तुलना कर दिया है कि कच्ची मिट्टी से चाहे आप देवता बना सकते हैं, राक्षस बना सकते हैं, जो भी स्वरूप चाहे अगर आपके पास कला है उस स्वरूप में आप उसे बना सकते हैं कच्ची मिट्टी से, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि हम जिसे चाहे जो स्वरूप दे, चाहे राक्षस बना दे, हम लोग उसी रूप में हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हमको कच्ची मिट्टी से तुलना कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के है, ठीक है। जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था का मतलब हुआ बचपना में, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा जो शरीर होता है वो अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम होता है, ठीक है। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, कोई भी बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उस बच्चा का जो शरीर होता है अत्यंत कोमल होता है। कहने का मतलब है उस बच्चा को आप जिस प्रकार का संस्कार देंगे वो बच्चा उसी प्रकार के संस्कार को ग्रहण करेगा, ठीक है। उसी प्रकार के संस्कार को ग्रहण कर लेगा। तो ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि बाल्यावस्था में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। कैसे लोगों से, जो हमसे
जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के है, ठीक है, क्योंकि हम उनकी, यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, ठीक है। जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं, जब हम लोगों को कोई गलत संस्कार देता है, जिस प्रकार के संस्कार देता है, हम उसके बातों को क्या करते हैं, बिना विरोध किए मान लेते हैं। यदि वो बात गलत हो या सही हो, गलत भी हो तो उसका बिना विरोध किए उसकी बातों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है, क्योंकि हम उनकी एक भी बात को विरोध नहीं करते हैं और उनकी बातों को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो व्याख्या का मतलब हुआ कि गद्यांश में आपको संक्षेप में दिया होता है और उस गद्यांश में संक्षेप में जो दिया गया है उसे आप विस्तार के रूप में लिखिए। उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको बना बना कर इसी में लिखना होता है, ठीक है। तो ये कोई कठिन नहीं है। जब आप इसका व्याख्या कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कितने नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, तो 4 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो प्रश्न है क्या है कि हमें सन नंबर में है कि हमें किन लोगों को साथ नहीं करना चाहिए। इसी गद्यांश में है कि हमें किन लोगों को साथ नहीं करना चाहिए। जब इसका व्याख्या किए तभी आपको पता चल गया कि हमें किन लोगों को साथ रहना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है प्रश्न में कि हमें किन लोगों को साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे उत्तर लिखेंगे कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए जो दृढ़ संकल्प के हो, जो उग्र संस्कार के हो, ठीक है। हमें ऐसे लोगों को साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसी के यहाँ पर लिखा गया है कि हमें ऐसे लोगों को साथ नहीं करना चाहिए जो लोग दृढ़ संकल्प के हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।